हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो प्लैनेट। एंड आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने टॉपिक का, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर हम देख सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल दो चीज़ों से मिलके बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स सेल ओवर हेयर। तो बायोमोलिक्यूल बेसिकली हम कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो सब बायोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं। So let's start with our topic from the NCERT. There is a wide diversity of living organism in our biosphere. ये तो हमें मालूम ही है कि in our biosphere we have a wide diversity. Now the question that arises in our mind कि सारे living organism are made up of the chemicals or the same chemicals जिसको हम बोलते हैं elements and compound. आपने ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में तो पढ़ी हुई हैं कि हम एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और अगर हम कोई एनालिसिस यहाँ पर करें बायोलॉजी में विद द हेल्प ऑफ द प्लांट टिश्यू और द एनिमल टिश्यू, ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, माइक्रोबियल पेस्ट बना के हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सीधे कि हमने एनालिसिस कैसे करा है। सो हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है बेसिकली हम वही कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग एवरी सिंगल लाइन, वी विल बी फोकसिंग ऑन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, वी कैन टेक अ लिविंग टिश्यू। हम यहाँ पर कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, वेजिटेबल, पीस ऑफ लिवर, कुछ भी लिया हमने, और यहाँ पर हमने क्या करा, हमने उसको मिक्स करा है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड से। अब हमने क्वेश्चन अराइजेज कि हमने ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड क्यों लिया। इसलिए लिया क्योंकि ये सेल को डिस्ट्रॉय करता है। व्हाट डज इट डू, ये सेल को डिस्ट्रॉय करता है, इट डिस्ट्रॉय द सेल। ठीक है, इसका काम ही ये होता है कि सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमने क्या करा, लिवर लिया हमने, लिवर टिश्यू, एंड उसको हमने ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमारे पास बाय यूजिंग अ मोर्टार एंड पेसल हमारे पास जो सोल्यूशन आए हैं, ठीक है, जो हमारे पास थिक स्लरी ऑब्टेन्ड हुई है, अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको चीज़ क्लोथ से या फिर किसी भी कॉटन या किसी भी चीज़ से हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वी आर गोइंग टू स्ट्रेन इट। ठीक है, जब हम इसको स्ट्रेन करेंगे तो सपोज़ हमारे पास ये कंपाउंड था, ठीक है, और इसको हमने स्ट्रेन करा, तो यहाँ पर चीज़ क्लोथ में जो ऊपर रह जाएंगे मॉलिक्यूल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिटेंटेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंटेट बोलेंगे। और ये जो रिटेंटेट होगा ये इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल मतलब हो गया है कि वो चीज़ें जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स रिटेंटेट विल हैव मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन इट, it will have macromolecule. Okay, it will have macromolecule in it, like macromolecule, for example it will have protein, it will have polysaccharides. ठीक है, they are there in the retentate. Okay, polysaccharides are there and the protein is there, and what is there in the filtrate, ये जो यहाँ पर नीचे आ गया है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेट के अंदर हमारे एसिड सॉल्युबल चीज़ें होंगी। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एसिड में सॉल्युबल होने वाली चीज़ें विल बी देयर इन द फिल्ट्रेट, एंड उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। वी कॉल दैट एज माइक्रोमोलिक्यूल, वी कॉल इट एज माइक्रोमोलिक्यूल। और माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे कि हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, सिंपल शुगर हो गया, ठीक है, दे आर देयर इन द वी कैन से फिल्ट्रेट। तो हमारे पास बेसिकली हमने क्या करा है, हमने केमिकल एनालिसिस किया है जिसके अंदर हमने कोई भी लिविंग टिश्यू लिया है, उसको हमने ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर मिक्स करा है विद द हेल्प ऑफ द मोर्टार। और जब हम उसको ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मसलिन क्लॉथ और वी कैन से चीज़ क्लॉथ और कॉटन, ठीक है, तो इसके अंदर वी हैव रिटेंटेट। रिटेंटेट इज बेसिकली जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इट इज़ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो चीज़ें फ्रैक्शन में एसिड में इनसॉल्युबल है ये आ जाएंगी, और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसका मतलब हो गया प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स, एंड फिल्ट्रेट के अंदर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल, जिसके अंदर हमारे आ जाएंगे अमीनो एसिड एंड सिंपल शुगर। बट अब एक और चीज़ आती है, एक और पॉइंट आता है जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर फॉर एन एक्सेप्शन लिपिड भी आता है। ठीक है, दो लिपिड का जो साइज़ है वी कैन से इट इज़ 800 डेल्टॉन्स ओनली। ठीक है, इट इज़ 800 डेल्टॉन्स, बट स्टिल क्या होता है, ये हमारा आ जाता है किस में, रिटेंटेट में। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इट इज़ फॉर्मिंग द वेसिकल, इट इज़ फॉर्मिंग द वेसिकल
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी देयर इन द रिटेंटेड. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस पैराग्राफ जो कि हमने केमिकल एनालिसिस में करा है. ठीक है, तो देखिए, वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट जो कि हमारा टेक्निकली एसिड सॉल्युबल पूल हो गया, एंड द सेकेंड इज द रिटेंटेड जो कि इनसॉल्युबल पूल हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज ऑल फाइन. नाउ अगर हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमने देखा है लिविंग टिश्यू को हम आइडेंटिफाई करने के लिए और भी चीज़ें कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है एश एनालिसिस. ओके, व्हाट वी हैव इम्पोर्टेंट ओवर हियर, वी हैव एश एनालिसिस. और इस एश एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इस एश एनालिसिस के अंदर हम ये कर रहे हैं कि हमने लिविंग टिश्यू लिया. ठीक है, एश एनालिसिस व्हाट वी हैव टेकन, हमने लिया है एक लिविंग टिश्यू. ठीक है, टिश्यू को हमने क्या करा, टिश्यू का हमने वेट वेट ले लिया. ओके, वी हैव टेकन द वेट वेट. फाइन. अब क्या हुआ, अब इसके अंदर से जितना भी वाटर था जब वो इवेपोरेट हो जाएगा, व्हेन द वाटर विल गेट इवेपोरेटेड, ओके, वाटर विल बी इवेपोरेटेड, तो ये जो टिश्यू होगा इसका हम क्या लेंगे, इसका हम लेंगे ड्राई वेट. वी विल टेक द ड्राई वेट ओवर हेयर. ठीक है, ड्राई वेट ऑफ दिस टिश्यू. एंड जब हम इसको बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद हम देखेंगे एशेस बनेंगे इसके, और एशेस के अंदर क्या हो जाएंगे, एशेस के अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट्स होंगे एलिमेंट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सो दिस इज द सार ऑफ दिस पैराग्राफ दैट हमने क्या करा है, एश एनालिसिस करा है. इसके अंदर हमने पहले टिश्यू का वेट लिया है, फिर हमने इवेपोरेशन के बाद इसका ड्राई वेट लिया है, और उसके बाद जब हम इसको बर्न करेंगे तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एश एनालिसिस. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट इन द बायोमोलिक्यूल. देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें हमारा क्या हो गया, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ गया. देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें एज इन ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हमारा आता है बायोमोलिक्यूल्स में वो हमारा आता है अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. और यहाँ से अब हमारा असली जो पूरा कह सकते हैं जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. तो सबसे पहली चीज़, अमीनो एसिड्स हमें मिलेंगे कहाँ. ओके, वी विल गेट अमीनो एसिड्स, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है, प्रॉपरली एवरी सिंगल पॉइंट which is there in the NCERT. I will make it easy for you. ठीक है, so let's see what we have in the amino acids. Okay, let's start. अमीनो एसिड्स सबसे पहली चीज़ कहाँ मिलेगा. ठीक है, ये हमें फिल्ट्रेट में मिलेगा या ये हमें रिटेंटेड में मिलेगा. तो लेट्स से वी विल गेट इट इन द फिल्ट्रेट. वी विल गेट इट इन द फिल्ट्रेट. पहला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ मिलेगा, ये हमें फिल्ट्रेट में मिलेगा. ठीक है, और अमीनो एसिड्स में होता क्या है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है NH2CrCOH NH. ठीक है, यहाँ पर ये जो R होता है, दिस R, ठीक है, ये R क्या होता है, दिस इज़ द R. ठीक है, ये वेरिएबल होता है. क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, और इसी की वजह से दिस R इज गोइंग टू डिफाइन द फिजिकल एंड वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टी. किसी भी अमीनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से होंगी, इस R की वजह से होंगी. ठीक है, और ये कैसा होता है, हम इसको कह सकते हैं ये एक सब्सटीट्यूटेड मीथेन है. जैसे हमारा मीथेन हमें मालूम है CH4 होता है. ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सब्सटीट्यूटेड मीथेन हो गया, जो इसकी 4 वैलेंसी थी, एक जगह R हो गया, एक जगह NH2 हो गया, COH हो गया, NH हो गया. ठीक है, और ये R क्या बताएगा, ये R हमें ये बताएगा कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. तो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप, ठीक है, एंड एन एसिडिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन. और इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. व्हाट डू वी कॉल इट एज, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. ठीक है, और तभी हम इस जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वी कॉल दीज अमीनो एसिड्स एज द अल्फा अमीनो एसिड्स. एंड व्हाट आर दीज आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ 4 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि हमारे 4 वैलेंसी की पोजीशन पे हो गए. जैसे यहाँ पर ये 4 वैलेंसी थी, उसी की जगह पे वी हैव दी सब्स्टिट्यूएंट जो कि हमारे 4 वैलेंसी की पोजीशन पे हो गया है. और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन इज देयर. ठीक है, वी हैव दिस हाइड्रोजन, वी हैव द कार्बोक्सिल ग्रुप. ठीक है, वी हैव द अमीनो ग्रुप एंड वी हैव द वेरिएबल R ग्रुप.
बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप हमारा many amino acids are there, ठीक है. Now those which are occur in the protein are only, see we can say that, however those which occur in the protein are only of 20 types. So basically what we have the 20 types, ठीक है, 20 types which are important. Now let's see आर ग्रुप इन द प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स क्या हो सकता है, कुड बी हाइड्रोजन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पर आता है कि अगर ये आर ग्रुप, और ये एक्सेप्शन भी है तो प्लीज़ राइट इट डाउन दैट दिस इज़ अ एक्सेप्शन, ठीक है. और व्हाट वी हैव NH2, ओके, सी, और यहाँ पर आर की जगह वी हैव H, COH एंड H. तो अगर यहाँ पर R की जगह वी हैव H का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो कार्बन था, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए, सेम हो गए, ठीक है. सो व्हाट वी कैन से इज दैट दिस इज़ द ओनली अमीनो एसिड जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ना कोई कायरल कार्बन है, ठीक है, पहला पॉइंट, और ना कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी है. नो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो देयर. इट इज़ नॉट हैविंग एनी chiral carbon and it is not also having any optical activity. And the name of this type of amino acid is, it is glycine. ये बहुत important है, this is very important. So अगर जो R होता है उसकी जगह पे we have hydrogen, तो वो क्या होता है, we call it as glycine, ठीक है. और ये एक एक्सेप्शन है, ये एक ऐसा अमीनो एसिड है ना जिसके अंदर कोई कायरल कार्बन है, ना जिसके अंदर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अमीनो एसिड वन बाय वन. एंड वी हैव बेसिकली वी हैव द अदर थिंग्स ऑल्सो, कि ज्विटर आयन क्या है, ये सारी चीज़ें हम सब कुछ देखने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है. सो वी हैव डिस्कस अबाउट ग्लाइसिन राइट नाउ, ठीक है. नाउ लेट्स सी, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एसेंशियली वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है. तो वी हैव टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ओवर हियर. एंड इन दिस व्हाट वी हैव, फर्स्ट नंबर वन इज कि अगर कोई अमीनो एसिड कैसा है, अगर कोई अमीनो एसिड आपका एसिडिक है, ठीक है, अगर कोई अमीनो एसिड आपका एसिडिक है, ठीक है. तो एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड आपका होता है ये सारे इक्वेशंस, दे आर देयर, ओके, दे आर देयर इन द एग्जामिनेशन. सो एसिडिक अमीनो एसिड हो गया ग्लूटामिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड. देन व्हाट we have the basic amino acid, and basic amino acid is lysine and arginine, which is there in the histone protein also. Alcoholic amino acid, and it is serine and threonine. Then we have aromatic amino acid, which is tryptophan, phenylalanine, and tyrosine. Then we have fifth one, that is sulfur containing amino acid, and in this we have methionine and cysteine. अब जब दो सिस्टीन आपस में ज्वाइन होते हैं देन वी हैव सिस्टाइन, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, सल्फाइड बॉन्ड की वजह से वी हैव सिस्टाइन. नाउ व्हाट वी हैव लास्ट वन, दैट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है. न्यूट्रल अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन and isoleucine. Do not worry, I will give all the thing in the form of the notes also on my Telegram channel. So what we have type of amino acid. Number one is the acidic amino acid, which is glutamic acid and aspartic acid. और एक एक point ऐसा है that it will come in the form of the
क्वेश्चन, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, बेसिक इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, अल्कोहलिक इज सेरीन एंड थिरोनिन, aromatic is tryptophan, phenylalanine and tyrosine, sulfur containing is methionine and cysteine, neutral is glycine, alanine, valine, leucine and isoleucine. So these are the basic type of amino acid. Now let's read the paragraph which we have. देखो ये हमने पढ़ लिया कि अगर हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन होगा, मिथाइल होगा तो क्या हो जाएगा, एलिलीन हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया तो हमारा सीरीन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर आर 20 एज शोन इन द फिगर 9.1, जो कि अभी हम देखते हैं 9.1 हमारा फिगर, वी हैव इट ओवर हेयर, ओके। सो दीज आर ओवर हेयर, ठीक है, विच यू कैन सी दीज आर द अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन, एलिलीन एंड सीरीन, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वी हैव द एलिलीन जिसके अंदर CH3 हो गया एंड सीरीन के अंदर CH2OH हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ लेट्स रीड आउट द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड्स, ठीक है, are essentially of the amino, carboxyl and the R functional group. Now based on the number of the amino and the carboxyl group there are acidic, which I have told you, that is glutamic acid के साथ aspartic acid also, basic lysine and arginine जो कि हमारा किसके अंदर होता है, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर होता है। Then what we have the neutral is valine, ठीक है, neutral is over here valine, okay। इसके साथ I have given you more. Now similarly there are aromatic is tyrosine, phenylalanine and tryptophan. Now particularly amino acids जो होता है उसके अंदर दो तरीके की चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। Let's see, this is also very important, let's see what we have, okay। We have that अगर हमारे पास कोई भी अमीनो एसिड्स है, ठीक है, let's read it out. Particularly the property of the amino acid is ionizable, ठीक है, ionizable in nature, that means NH2 जो हो जाएगा वो NH3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड COH वो हमारा COO निगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हेंस सोल्यूशन जब डिफरेंट pH पे हो जाएगा तो अमीनो एसिड चेंज करेगा, ठीक है। सो वी कैन से इट कि अगर सोल्यूशन हमारा है और pH हमारा एसिडिक है, इफ़ वी हैव एसिडिक pH तो हमारा जो अमीनो एसिड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अमीनो एसिड हमारा बेसिक हो जाएगा। अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, अमीनो एसिड विल बी बेसिक, ओके। और एक ऐसा pH होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, उस pH को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब एक ऐसा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जिसमें नेट चार्ज मतलब पॉजिटिव भी यहाँ पर होगा, NH3 पॉजिटिव भी होगा और CO निगेटिव भी होगा। सो दिस इज़ द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। और इसके अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हमारा ज़ीरो हो जाएगा, नेट चार्ज विल बी ज़ीरो। वेरेज अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारा अगर pH बेसिक है, pH हमारा बेसिक है तो अमीनो एसिड कैसा बिहेव करेगा, अमीनो एसिड विल बी एसिडिक, ओके। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ज़्विटर आयन, मतलब एक ऐसा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिसके अंदर वी हैव द नेट चार्ज एज ज़ीरो। सो इन अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH वी हैव सीन कि अगर pH एसिडिक होगा तो अमीनो एसिड बेसिक की तरह बिहेव करेगा और अगर pH हमारा बेसिक होगा तो अमीनो एसिड एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। और एक ऐसा pH होता है जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहाँ पर हमारा जो अमीनो एसिड हो जाता है वो कैसा बिहेव करता है, इट विल बिहेव लाइक अ ज़्विटर आयन फॉर्म, इट विल बिहेव लाइक अ ज़्विटर आयनिक फॉर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अमीनो एसिड फ्रॉम NCERT, okay, and these are the important point from the NCERT, that what is an isoelectric point, that means according to the pH जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। और एक ऐसे pH पे जब ये दोनों फॉर्म में होगा, ठीक है, दैट pH इज़ नोन एज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, एंड वी कॉल इट एज अ ज़्विटर आयनिक फॉर्म, फाइन। नाउ let's see and move ahead and let's see what we have next. We have some of the basic point, that is lipid, ठीक है। लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड हमारा क्या है, लिपिड हमारा एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा ही था, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो लिपिड है वो हमारा एक एक्सेप्शन है, ठीक है, लिपिड इज़ एन एक्सेप्शन, फर्स्ट पॉइंट। बेसिकली अगर हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हमारा 800 डेल्टन होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज़ 800 डेल्टन, ठीक है।
ये आना कहाँ चाहिए था, ये आना चाहिए था हमारा फिल्ट्रेट में, इट शुड बी इन द फिल्ट्रेट, बट इट इज़ देयर इन द retentate. ओके, इट इज़ देयर इन द retentate. Why it is there in the retentate or the acid insoluble fraction? Because we know that it is going to form the aggregate. ठीक है, why? Because it is going to form the aggregate over here, because we know that ये water में insoluble होता है. क्या होता है ये water में? Lipid is insoluble in water, it is water insoluble. Okay, hence it is going to form the aggregate. ठीक है, और इसकी वजह से it is there in the retentate. Now soluble in the non polar, अगर हम बात करें तो लिपिड किस में soluble होता है? it is soluble in non polar reagent. Okay, non polar reagents like benzene, ether. और अगर हम बात करें लिपिड की कि क्या ये पॉलीमर है, तो लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड इज़ बेसिकली अ नॉन पॉलीमर, इट इज़ अ नॉन पॉलीमर. ओके, why we can say that? Because lipid is made up of two unit. It is made up of fatty acids. ठीक है, simply क्या हो जाएगा? It is having fatty acids. Okay, and we can say that it is made up of alcohol, ester of alcohol also. ठीक है, so it is made up of fatty acids and ester of alcohol. ठीक है, and ester of alcohol हो गया. ठीक है, so this is why we can say that lipid is a non polymer. Now let's see the paragraph over here, what we have in this paragraph. These are all the important points. Now let's see the paragraph, okay, in detail, and we will write down all the other points also which are very important. First of all, let's see the paragraph over here. Okay, first of all, what we have that lipid are generally water insoluble. Okay, they are the simple fatty acids. अब fatty acids के अंदर क्या हो जाता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. इट इज़ अटैच टू एन आर ग्रुप. ठीक है, आर क्या हो सकता है? आर मिथाइल हो सकता है, आर इथाइल हो सकता है. ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर वी हैव CH2, मतलब ग्रुप हमारा एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकता है, और इसके बारे में भी हम अभी देखते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव. ठीक है, फैटी एसिड्स के बारे में हम डिटेल में देखते हैं. फैटी एसिड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप. ठीक है, एक हमारा होता है सैचुरेटेड and the second one is unsaturated. Saturated वो होता है जो सिंगल बॉन्ड होता है. Saturated is सिंगल बॉन्ड. इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. Whereas unsaturated is डबल बॉन्ड. That means इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. पहला पॉइंट. Saturated में we have palmitic acid, which is a 16 carbon compound. We have stearic acid, which is a 18 carbon compound, and then we have archedic acid, which is a 20 carbon compound. सो बेसिकली क्या हो गया? फैटी एसिड सेचूरेटेड हो गया, अनसेचूरेटेड हो गया. सेचूरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. palmitic acid which is a 16 carbon, stearic acid which is a 18 carbon, and archedic acid which is a 20 carbon compound. And let's say what we have in the unsaturated, we have the double bond and melting point is less. Okay, let's just wipe it off and see it. Melting point is less. So what we have in the saturated one? We have two type in the saturated also. ठीक है, in this we have MUFA and PUFA. Okay, so what is MUFA? MUFA is mono unsaturated फैटी एसिड. और इसके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड होता है. एग्जाम्पल ओलिक एसिड. ठीक है, सिंगल डबल बॉन्ड इज देयर, मतलब केवल एक डबल बॉन्ड है. इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका ओलिक एसिड. एग्जाम्पल इज ओलिक एसिड. ओके, देन वी हैव पूफा. पूफा का मतलब क्या हो गया? P फॉर
many double bond. Okay, so we have poly. Okay, poly means many double bonds are there. ठीक है, poly unsaturated fatty acid, poly unsaturated fatty acid, and it is having many double bond. And in this we have three type. Okay, in this we have three type. Number one is लाइनोलिक एसिड, जिसके अंदर हमारे पास दो डबल बॉन्ड होते हैं. लाइनोलेनिक एसिड, जिसके अंदर हमारे पास तीन डबल बॉन्ड होते हैं. एंड थर्ड वन इज आर्किडोनिक एसिड. In this we have three double bond. So we have seen fatty acids. Number one are saturated, which are having single bond, melting point ज़्यादा हो गया. They are the palmitic acid, stearic acid and arachidonic acid. Then we have the unsaturated. Unsaturated we have the MUFA, that is monounsaturated fatty acid. Single bond is there, example oleic acid. PUFA is the polyunsaturated fatty acid. Many double bond are there, example linoleic acid, linolenic acid and arachidonic acid. ठीक है, so these are very important. Now let's see the paragraph. Okay, let's see what we have in the paragraph. All the things are there. Okay, so basically we have seen till here. Okay, now let's see. We have the R group. It can be methyl, ethyl, हायर, दैट मीन्स एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द पाल्मेटिक एसिड जो 16 कार्बन का हो गया, आर्किडोनिक एसिड जो 20 कार्बन का हो गया, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप. फैटी एसिड कैन बी सेचुरेटेड. सेचुरेटेड मतलब विदाउट डबल बॉन्ड. ठीक है, अनसेचुरेटेड मतलब दे हैव वन और मोर डबल बॉन्ड. ठीक है, अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के बारे में भी अभी हम देखते हैं क्या होता है. Now many lipid having both glycerol and fatty acid. Now let's see what is glycerol first and then we will read it again. Let's see the glycerol, the formula of glycerol. We have glycerol over here. Let's see it. It is H2COH CHOH CH2OH. So basically this is a glycerol. Okay, एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज, ओवर हेयर वी हैव ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. मतलब 3 कार्बन हो गए. ठीक है, और तीनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ठीक है, अब मैनी लिपिड हैव ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. बहुत ढेर सारे ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसके अंदर ग्लिसरॉल होता है और क्या होता है, हमारा फैटी एसिड होता है. तो बेसिकली लिपिड नॉन पॉलीमर इसीलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड्स होता है और एस्टर ऑफ अल्कोहल होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे ग्लिसरॉल. तो अब देखिए, अगर आपका ग्लिसरॉल है और ये ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरॉल है, इफ दिस ग्लिसरॉल इज रिप्लेस्ड विद वन एसिड, ओके, ग्लिसरॉल इज हैविंग एनी वन फैटी एसिड. ओके, वी कॉल इट एज, जैसे पाल्मेटिक एसिड हमारा यहाँ पर हो गया, लेट्स से वी हैव द पाल्मेटिक एसिड इज रिप्लेस बाय दिस वन OH. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड. वी विल कॉल इट एज मोनोग्लिसराइड. ठीक है, दैट मीन्स अगर एक आपका ग्लिसरॉल है और एक आपका पाल्मेटिक एसिड है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड. ठीक है, अब उसके बाद लेट्स से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, H2CO, C डबल बॉन्ड O जो कि हमारा पाल्मेटिक एसिड हो गया, CH2 होल 14 एंड CH3. यहाँ पर हमारा नॉर्मल जो हमारा था डाई हाइड्रोक्सी हम ऐसे ही रखेंगे, OH, CH2 and OH. So this is a monoglyceride. Okay, what is this? This is a monoglyceride. Now ट्राईग्लिसराइड क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ट्राईग्लिसराइड, तो आप ये बता सकते हो दैट ट्राईग्लिसराइड इज one glycerol
it is 1 glycerol plus 3 fatty acid. That means जितने भी तीनों ग्रुप्स होंगे OH के, all those group will be replaced by the fatty acid. So it is 1 glycerol and it is having how many fatty acid? 3 fatty acid. So now this is the formula of glycerol which we have seen. So fatty acids are found in the ester esterified with glycerol. हमें मालूम है fatty acids क्या होता है, esterified हो जाते हैं. ये जो bond है, this is the ester bond. ठीक है, ये esterified हो गए. Now these are also the fatty acids. These are also called fat and oil based on the melting point. जैसे कि अभी हमने देखा था कि saturated का क्या हो जाता है, melting point high हो जाता है क्योंकि उसके अंदर single bond होता है, whereas double bond के अंदर melting point क्या हो जाता है, low हो जाता है. So these are called the fats and the oil on the basis of the melting point. Oil have lower melting point. ये important हो गया कि oil have the lower melting point. Example the Gingelly oil, hence remain oil in winter. इसी वजह से ये जो ऑयल होता है ये ऑयल के फॉर्म में ही रहता है विंटर में. नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द फैट फ्रॉम द मार्केट? just find out the answer and comment below. Okay, now some lipids have the phosphorus and phosphorylated organic compound in them. उनको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट हो गया. एंड फॉस्फोलिपिड कहाँ होते हैं? हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. ठीक है, लिसाइथिन इज वन एग्जाम्पल. एंड सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू के अंदर क्या होता है? दे हैव द लिपिड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद देम. सो न्यूरल टिश्यू हैव व्हाट? दे हैव द लिपिड्स and they have the complex compound also in them. And what is there in the cell membrane? We have the phospholipids. And why we call lipid as a, we can say as a not polymer or a non polymer? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ग्लिसरॉल हो गया और फैटी एसिड्स हो गया. that is why we call it as a non पॉलीमर. एंड अगर कोई भी चीज़ पॉलीमर होता है, जैसे हमारा अमीनो एसिड्स का हो गया, प्रोटीन का पॉलीमर हो गया, उसके अंदर क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड की रिपीटिंग यूनिट हो जाएंगे. बट इसके अंदर 2 यूनिट कंबाइन होकर बन रही हैं, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम नॉट पॉलीमर बोलते हैं. नाउ लेट्स कंक्लूड विद द लास्ट पैराग्राफ एंड रेस्ट जितना भी होगा वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. लिविंग ऑर्गेनिज्म have a number of the carbon compound in which the heterocyclic rings are also found. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस. जैसे कि हमारे क्या हो गए, और सम ऑफ these are the nitrogenous bases like adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. When found attached to the sugar, इसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे. जब इसके साथ शुगर हो जाएगी और जब इसके साथ फॉस्फेट बॉन्ड अटैच हो जाएगा वी कॉल इट एज न्यूक्लियोटाइड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. जैसे कि एडिनोसिन हो गया, गोनोसिन हो गया, थाइमिडीन हो गया, यूरेडीन हो गया. तो चलो इसको देखते हैं ये किसके अंदर होता है. बेसिकली ये डीएनए और आरएनए के अंदर होता है. लेट्स सी इट इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम ओवर हियर. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, वी हैव द एडेनिन. ठीक है, जो कि हमारा प्यूरिन हो गया. ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नाइट्रोजनस बेस हो गया, यूरेसिल, जो कि हमारा पायरामिडीन हो गया. एंड इफ़ दिस इज़ अटैच, ठीक है, ये अगर हमारा अटैच हो गया तो हमारा क्या हो गया? एडेनोसिन हो गया. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हम इसे बोलते हैं. और अगर इसी के अंदर फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे. ठीक है, वी विल कॉल इट एज न्यूक्लियोटाइड. रेस्ट एवरीथिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे. आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप चाह रहे हैं कोई और चेंज होना है, अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन राइट डाउन इन द क्लास. वी कैन से इन द chat. Okay, so thank you so much and see you in the next session.